चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी। फ्लूइड का पार्ट यहां से स्टार्ट होता है विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो लेयर्स के बीच की स्लिपिंग का अपोज होता है। ठीक है, लिक्विड और गैसेस की दो लेयर के बीच में जो स्लिपिंग हो रही है उसका अपोज होता है इस प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, और इसका कारण क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह से कि जैसे दो लेयर है लिक्विड की, तो उनके जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और इसलिए जब भी उनके बीच में हम सेपरेशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो सेपरेशन बढ़ाने का अपोज होगा। ठीक है, दिस गिव राइज टू विस्कोसिटी। और जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स, जिसके हम दो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। पहला एक फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे दो लिक्विड की लेयर के बीच में, और दूसरा हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में क्या होता है? किसी सॉलिड का किसी लिक्विड या गैस में मोशन हो, सॉलिड बॉल राउंड ऑब्जेक्ट, या फिर किसी लिक्विड का गैस में मोशन हो, लिक्विड बॉल का, जैसे पानी की बूंद का उसमें मोशन होगा एयर में, तो वहां जो फोर्स आता है वो हमें स्टोक्स लॉ से मिलता है। ठीक है, स्टोक्स लॉ भी हम पढ़ेंगे। तो दो ही इसमें मेन चीज है, और एक तीसरा पॉइजली इक्वेशन है। तीन चीजें, छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर आज हो जाता है तो, नहीं तो कल फिर करेंगे। और उसके बाद इसमें फ्लूइड का बचा हुआ पार्ट, जैसे कि पास्कल्स लॉ है, बर्नौली थ्योरम है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये दो तीन चीजें और रह जाएंगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब जानते हैं? वो चीज जो बह सकता है, वो चीज जो बह सकता है। तो लिक्विड और गैस बह सकते हैं, तो दोनों को फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड का मतलब लिक्विड नहीं, गैस और लिक्विड दोनों, क्योंकि ये बह सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू विच relative slipping, due to which relative slipping between लिखा है, between two layers of fluid is opposed। फ्लूइड की दो लेयर के बीच में जो स्लिपिंग है उसका अपोज होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच relative slipping between two layers of fluid is opposed, जिसकी वजह से relative slipping का अपोज होता है। ये इसकी वजह से एक दो लेयर के बीच में फोर्स आता है, उस फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं। ये विस्कस फोर्स एक तरह का फ्रिक्शन है, एक तरह का फ्रिक्शन है विस्कस फोर्स। ठीक है, तो लेकिन नॉर्मली हम फ्रिक्शन का जो टर्म यूज करते हैं वो सॉलिड सरफेस के बीच में करते हैं, दो सॉलिड सरफेस, और यहाँ विस्कस फोर्स करते हैं दो लिक्विड के या दो गैस की लेयर्स के बीच में, या लिक्विड और गैस के बीच में। ठीक है, या लिक्विड और सॉलिड के बीच में, इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। चलिए, तो अब इसमें आप लिखेंगे द रीजन ऑफ विस्कोसिटी, रीजन ऑफ विस्कोसिटी इज द intermolecular, the region of viscosity is the intermolecular forces between the molecules, intermolecular forces between the molecules of two layers। The region of viscosity is the intermolecular forces, the region of viscosity is the intermolecular forces between the molecules of two layers of the fluid। फ्लूइड की जो दो लेयर है उनके बीच में जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट में है, उनके बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या करता है? अपोज। ठीक उसी तरह से जैसे कि ये सरफेस है और यहाँ पे कोई दूसरा कोई लिक्विड, या मान के चलिए फ्रिक्शन में जैसे हमने पढ़ा था कि कोई ब्लॉक यहाँ रखा है, तो ये ब्लॉक जब स्लिप करता है तो ये मॉलिक्यूल दोनों सरफेस के, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इनकी स्लिपिंग का अपोज करेगा।
बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही दो मॉलिक्यूल, दो सरफेस के जो मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स इसका अपोज करेगा, ठीक है। तो दिस अपोजिंग फोर्स, दिस अपोजिंग फोर्स, दिस अपोजिंग फोर्स is called, this opposing force is called viscous force, ठीक है। this opposing force is called viscous force, opposing force is called viscous force, ठीक है। this opposing force is called viscous force। एक सेकंड, एक मैसेज है। हाँ, तो दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, ठीक है। अब जो दो लेयर हैं, इन दो लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स लगता है, तो जैसे मान लीजिए लिक्विड की एक ये लेयर है, दूसरी ये लेयर है, तीसरी ये लेयर है, चौथी ये लेयर है, पांचवी ये लेयर है, छठी ये लेयर है। ऐसे करके कुछ लेयर्स मैंने बनाई, और यहाँ पर ये जो लेयर है, इसे जब ये स्लिप करेगी तो नीचे वाली लेयर इसको रोकेगी। तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी अगर v है, तो नीचे वाली की वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाएगी, v माइनस डेल्टा वी। और ऐसे करके नीचे तक जाएंगे तो ये लेयर की वेलोसिटी कम होती जाएगी। कैसे कम हो रही है जरा समझो। ऊपर की जो लेयर है उसे विस्कस फोर्स केवल नीचे से मिलेगा, क्योंकि ऊपर कोई लेयर ही नहीं है। और मान लेते हैं यहाँ पे वैक्यूम है, हवा है नहीं तो हवा भी लगाएगी। लेकिन ये जो बीच वाली लेयर है, ये बीच वाली लेयर को ऊपर वाली भी लगाएगी, नीचे वाली भी लगाएगी। तो ऊपर वाले के कंपैरिजन में ये रिलेटिवली ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। और ऐसे नीचे जाएंगे तो ये कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ये वेलोसिटी v है तो ये v माइनस डेल्टा वी। और ये जो लेयर है, इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई डेल्टा एक्स है। मोटाई क्या है? डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो ये ऐसे करके वेलोसिटी नीचे तक, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विस्कस फोर्स माइनस ईटा ए, ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, F इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर, या दोबारा लिखता हूं मैं, विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड is given by F equals to minus eta A delta V ये यहाँ पे टू लिखा है, ये अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ, टू लेयर्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसमें ए क्या है और ईटा क्या है मैं बता रहा हूँ अभी। डेल्टा वी डेल्टा एक्स आपको समझ आ गया होगा, दो लेयर्स की वेलोसिटी में डिफरेंस है डेल्टा वी का, और डेल्टा एक्स उस लेयर की थिकनेस है।
ये जो टर्म है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, इसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ जब काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे थे तब। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, छोटा टॉपिक है विस्कोसिटी, ठीक है, और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे आज क्लास में पूरे 2 सेशन, क्योंकि मैंने लेट इसीलिए किया है, आप लोगों का कुछ का एग्जाम रहा होगा आज, इस वजह से मैंने सेशन लेट कर दिया था कि थोड़ा सा बच्चे रिलैक्स हो जाए। और क्योंकि अभी मेरे ख्याल से केमिस्ट्री की शायद क्लास नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा इसी टाइम पे हम क्लास रखें, ठीक है। तो ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईटा क्या है, ए क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो अब देखिए इसमें आगे, यहाँ पे ईटा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ए, एरिया ऑफ लेयर, एरिया ऑफ लेयर, लेयर जो है दोनों का कॉमन एरिया, एरिया ऑफ लेयर। कभी कभी सवाल इस तरह से भी आएगा इसमें कि जैसे पानी का सरफेस है या लिक्विड का सरफेस है और उसके ऊपर एक प्लेट को मूव कर दिया, कोई लकड़ी का टुकड़ा मान लो या फिर कोई प्लेट मान लो, तो वो प्लेट को जब चलाएंगे तो प्लेट उस पे सरफेस पे लिक्विड के पे ऐसे जब स्लिप करेगी तो वहां विस्कस फोर्स लगेगा। तो उस केस में आप प्लेट की मोटाई दी होगी क्वेश्चन में, वो ले लेंगे और ये वहां प्लेट का एरिया ए हो जाएगा, ठीक है, एरिया ए हो जाएगा। तो वो या तो ये पूछ लेगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो ईटा है इसकी एसआई यूनिट पॉइजली, और ये स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, एक बार चेक कर लेना, पॉइजली, ठीक है, पॉइजली है। और जो सीजीएस यूनिट है, मैंने कहा ना नाम अजीब सा है, स्पेलिंग भी अजीब सी है, आप एक बार चाहें तो स्पेलिंग चेक कर लेना, जो भी है एक आध इधर उधर हो गया होगा, अंग्रेजों के नाम है भैया, पता नहीं क्या कैसे नाम रखते हैं, तो मैंने लिख दिया है, पर पॉइजली है और ये पॉइज है, पॉइज, ठीक है। 1 पॉइजली इज इक्वल टू 10 पॉइज होता है, और इसे आप 1 डेक का पॉइज भी कह सकते हैं। ये यूनिट, ये वाली जो यूनिट है ना, ये ज्यादा इस्तेमाल में आती है, क्वेश्चन में ज्यादातर ये दी रखी होती है, और ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एक पॉइजली 10 पॉइज के बराबर होता है। तो अगर इसमें दिया है और पॉइजली में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर देना, क्योंकि आपको वहां आंसर मान के चलिए फोर्स निकालना है सपोज, और ये वैल्यू आपको सीजीएस में दी है पॉइज में, तो फिर वहां पे क्या करना होगा, आपको इसको एसआई में बदलना होगा, एसआई में बदलने के लिए डिवाइड करना होगा, तो एक पॉइजली 10 पॉइज या एक डेका पॉइज के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये जो यूनिट है पॉइजली को आप न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे। न्यूटन इंटू सेकेंड कैसे आया, वो जो फॉर्मूला भी मैंने मिटा दिया, तो फोर्स एन ए ईटा यानी ईटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये वाला टर्म को मैं नीचे ले आता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, है ना, और ये ईटा रह जाएगा, तो न्यूटन इंटू सेकेंड
पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। यहीं पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिस्कस करना जरूरी है। ये मैंने आपको बताया ना, इसमें क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को लेके क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है, ठीक है, ये क्योंकि ये कम यूज में आता है इसलिए ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। तो ml-1 ml-1 t-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा का लिख लें आप ये भी। ठीक है, अब देखिए दो छोटी छोटी बातें और इसमें शामिल करते हैं। विस्कोसिटी, तो कुछ एग्जाम्पल, विस्कस लिक्विड, विस्कस को हम एक तरह से कह सकते हैं गाढ़ापन, कोई गाढ़ा लिक्विड जैसे होता है, जैसे शहद है, ग्लिसरीन है, तारकोल वगैरह है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ विस्कस, एग्जाम्पल ऑफ विस्कस सब्सटेंस, जैसे शहद है, हनी, ठीक है, तारकोल या कोल तार भी कहते हैं, कोल तार जो सड़क पे बिछाया जाता है काला वाला, डामर कहते हैं अपनी भाषा में उसको, ठीक है। और शुगर सिरप, शुगर सिरप समझते होंगे, चाशनी हिंदी में बोले तो चाशनी, जलेबी में यूज होती है, या घर में गुलाब जामुन रसगुल्ला, ठीक है, मुंह में पानी आ गया होगा आपके। शुगर सिरप, चाशनी, शहद और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब आप देखिए इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी या फिर ईटा। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने बताया ना ईटा, अभी जो सिंबल यूज किया था, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होगी, गाढ़ापन ज्यादा होगा, ऐसा लिक्विड आसानी से बह नहीं पाएगा, ठीक है। विस्कोसिटी कह लो या ईटा कह लो, इस पे क्या फर्क पड़ता है, तो इसमें पहला हम देखेंगे लिक्विड के लिए, ठीक है, लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए अगर हम देखें तो जैसे सिंपल आप समझो, आप चाशनी को गर्म करते हो तो वो आसानी से बह पाती है, या कभी आपने सड़कों पर डामर कोल तार को बिछाते हुए देखा होगा, उसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से क्या होता है, वो आसानी से फैल जाता है या बह जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कोई फॉर्मूला नहीं है बट हाँ इतना जरूर पूछेगा, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर viscosity viscosity decreases for liquid, decreases for liquid, ठीक है, या इसको हटा ही देता हूं, इसी में दोनों हम ले लेंगे, ठीक है, लिक्विड और गैसेस के लिए, दोनों के लिए ले लेंगे, ठीक है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस फॉर लिक्विड बट increases
इंक्रीजेस फॉर गैसेस। बताता हूं कैसे। ये दोनों में अंतर है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉमा विस्कोसिटी डिक्रीजेस फॉर लिक्विड बट इंक्रीजेस फॉर गैसेस। क्यों ऐसा हो रहा है? तो लिक्विड का तो समझ में आ गया होगा। गाढ़ा होने से क्या होगा, वो जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, लेकिन गर्म करने से वो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, तो आसानी से बहना शुरू कर देंगे। गैसेज में क्या होता है, आप जानते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि गैस के मॉलिक्यूल की आरएमएस या एवरेज या मोस्ट प्रोबेबल जो भी वेलोसिटी हम लेते हैं वो टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी गैस के मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। और अगर ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो टक्करें ज्यादा होंगी। टक्करें ज्यादा होने का मतलब फ्लो उतना अच्छा नहीं होगा जैसा पहले था। तो इसी कारण से जो इंक्रीज करता है यहाँ पे इसका जो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब फ्लो अच्छा हो, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट ना हो। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल में टक्करें ज्यादा होंगी तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी टेम्परेचर के साथ में। जबकि लिक्विड में क्या होता है, घटती है। ठीक, कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे प्रेशर को लेके, ये तो एक बात आ गई टेम्परेचर, दूसरा आ गया प्रेशर को लेके। तो लिक्विड में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं लिक्विड में तो विस्कोसिटी बढ़ती है, यानी उसका बहना मुश्किल हो जाता है। इसे थोड़ा आसान तरीके से समझो, मैं बताता हूं। आसान तरीके से समझाने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि विस्कस फोर्स एक तरह का फ्रिक्शन ही है। विस्कस फोर्स एक तरह का फ्रिक्शन ही है। तो जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हो, अगर आप इसे खींच रहे हैं और मैं ऊपर से दबा दूं, ऐसे करके वजन डाल दूं, फोर्स लगा दूं, तो आप उसे जब खींच रहे होंगे तो आपका खींचना मुश्किल हो जाएगा। तो फोर्स लगाने का मतलब प्रेशर बढ़ा दिया। उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, फोर्स ज्यादा लगेगा, तो विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो लिक्विड में भी ऐसा होता है, दो लेयर में प्रेशर बढ़ेगा तो दो लेयर एक दूसरे को कस के जोर से दबाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट पाएंगे जोर से, और उनका बहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने पर with increase in pressure, with increase in pressure viscosity increases for liquid, increases for liquid। अब यहाँ पे प्रेशर का गैस पे क्या फर्क पड़ेगा, विस्कोसिटी पर गैस के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि वहां मॉलिक्यूल बिल्कुल चिपके नहीं होते, दूर दूर होते हैं, तो थोड़ा पास भी आ जाएंगे तो विस्कोसिटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा पास आने से टक्करें बढ़ेंगी, लेकिन ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है, ऑलमोस्ट। यही मैं दिखाने जा रहा हूं। किसके लिए? ये अभी तो लिक्विड के लिए बताया, इंक्रीज करता है लिक्विड के लिए, बट रिमेन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, रिमेन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, रिमेन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट फॉर गैसेस, रिमेन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट फॉर गैसेस। गैसेस के लिए ऑलमोस्ट क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, नोट कर लो इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें इक्वेशन है, नाम है पॉइजली। जैसा मैंने कहा स्पेलिंग बड़ा अजीब सा है, मैंने कई बार कोशिश की याद हो जाए, पर हर बार में कामयाब नहीं हो पाए। खैर आप कोशिश करके देखिए। पॉइजली इक्वेशन पॉइजली एक्चुअली एक फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम है, पॉइजली, ठीक है। उसने बताया कि जब किसी ट्यूब में, सिलिंड्रिकल ट्यूब में अगर कोई लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है, तो पर सेकंड कितना लिक्विड फ्लो करेगा उसका एक फॉर्मूला दिया। उसी इक्वेशन को हम पॉइजली इक्वेशन कहते हैं। रेयर चांस है एक आध कोई सवाल कभी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे दिस इक्वेशन गिव्स रेट ऑफ फ्लो, दिस इक्वेशन गिव रेट ऑफ फ्लो, यानी कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड बताता है। दिस इक्वेशन गिव्स रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। ये शाइनिंग आ रहा है, यहां पे लिख देता हूं। Volume flowing per second. This equation gives rate of flow, volume flowing per second through a cylindrical tube, ठीक है, tube, if radius and length of tube are R and L respectively, then डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी क्या है? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। देन प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेल्टा P के। डेल्टा P को कहते हैं हम प्रेशर डिफरेंस। अब ये प्रेशर डिफरेंस क्या है? तो देखिए एक ट्यूब में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसमें प्रेशर डिफरेंस होगा, एक तरफ से फोर्स ज्यादा होगा तभी तो बह पाएगा। तो नेट फोर्स अगर आएगा तो वहां प्रेशर भी आएगा, प्रेशर डिफरेंस भी आएगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस, और ट्यूब के दोनों एंड में, अक्रॉस द ट्यूब मतलब दोनों एंड के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो कोई लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T प्रोपोर्शनल होता है R रेडियस की पावर 4 के। यहाँ पे R मैंने पहले ही बोल दिया रेडियस है। तीसरा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लंबी ट्यूब होगी तो पर सेकंड जो वॉल्यूम बहेगा वो कम बहेगा। और एक चौथा फैक्टर है, यहां लिख रहा हूं मैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, यानी कि विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो लिक्विड के फ्लो में दिक्कत आएगी। विस्कोसिटी ज्यादा होगी, गाढ़ा लिक्विड आसानी से बह नहीं पाएगा, चिपक जाएगा उसमें। और अगर कम गाढ़ा होगा तो फ्लो पर सेकंड ज्यादा होगा। ये 4 पैरामीटर हैं, ये चारों अगर चारों को कंबाइन कर लें, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो रेट ऑफ फ्लो है उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये निकल के आता है R की पावर 4 ईटा L, और ये प्रोपोर्शनल है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे वो आ जाता है π/8। हमको एक भी फॉर्मूला यहाँ डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आ गया। इसी इक्वेशन को पॉइजली इक्वेशन कहते हैं, ध्यान रखना, इसी इक्वेशन को पॉइजली इक्वेशन कहते हैं। इसी में एक दो चीजें बता देता हूँ छोटी छोटी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कभी क्वेश्चन आया तो इसी फॉर्मूले पे कई बार आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है, इसी पे डायरेक्ट आ जाता है।
तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये आप इसमें नोट कर लो। इसको हम आगे रिलेट करेंगे, जैसे वॉल्यूम पर सेकंड है, ऐसी चार्ज पर सेकंड करंट, ये क्या है, लिक्विड करंट, और वो चार्ज पर सेकंड को कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस, वहां पे डेल्टा वी होता था पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से क्या होता था, चार्ज या करंट फ्लो करता था। तो अभी इसको हम रिलेट करेंगे, और वहां वोल्टेज और करंट का जो रेशियो आता था उसे हम कहते थे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ऐसे ही यहाँ पे लिक्विड के फ्लो में भी एक रेजिस्टेंस आता है जिसे कहते हैं विस्कस रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, विस्कस रेजिस्टेंस बोला मैंने, फोर्स नहीं, फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अभी विस्कस रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम यहां से निकालेंगे, ठीक है, लिख लो। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, अगला सेशन भी करेंगे, और कम से कम 1 घंटे की क्लास में अभी पढ़ाऊंगा आपको, मिनिमम 1 घंटे। तो क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई है तो उसको हम कंपनसेट करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, करीब करीब 1 घंटा 10 मिनट की क्लास में लूंगा, ठीक है। नोट कर लें इसको। इसमें यहाँ आप चाहो तो एक फिगर भी बना के दिखा सकते हो। ये ट्यूब की लेंथ L है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस स्मॉल r है, रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है, इसी इक्वेशन को हम पॉइजनी इक्वेशन कहते हैं। पर सेकंड कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम पर सेकंड है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो अब इसमें मैं इसे कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, यहाँ डेल्टा पी और डिवाइडेड बाई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। देखो, प्रेशर डिफरेंस अपॉन वॉल्यूम पर सेकंड, तो प्रेशर डिफरेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं क्या नाम है उससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। आगे हीट में एक पार्ट भी आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, किसी थर्मल उसमें कंडक्टर में हीट फ्लो कर रही होगी तो थर्मल करंट आएगा, वहां पे एक थर्मल रेजिस्टेंस आएगा, बिल्कुल मिलता जुलता ओम्स लॉ से। ऐसे यहाँ पे भी ओम्स लॉ से हम कंपेयर करके करेंगे। तो डेल्टा पी अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा आपका 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू दी पावर 4, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू दी पावर 4, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू दी पावर 4। ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म हमको मिला, इसे आप आर नाम दे सकते हैं, और आर नाम मतलब विस्कस रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, विस्कस रेजिस्टेंस। विस्कस रेजिस्टेंस आगे लिख देता हूं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, विस्कस रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं है, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता था, आप इसका यूनिट बना सकते हो, विस्कस रेजिस्टेंस का ओम नहीं आएगा। ये प्रेशर है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब, और ये आपका टाइम पर सेकंड। ये नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ पे मैं जरा लिख देता हूं, कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ, तो यहाँ जो डेल्टा पी है, दिस इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा वी। ये डेल्टा पी क्या है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, और ये डेल्टा वी ये वाला नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये डेल्टा वी अलग है, ये डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसे आप कह सकते हैं लिक्विड करंट, लिक्विड करंट, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे फिर ये जो लिखा हुआ है 8 ईटा एल अपॉन पाई आर टू दी पावर 4, दिस इज आर,
एंड दिस इज इक्वल टू, ये कहलाता है आपका विस्कस रेजिस्टेंस, विस्कस रेजिस्टेंस। और ये है आपका यहाँ पे रो एल अपॉन ए, दैट इज ऑल्सो आर। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो 8 ईटा एल बाई पाई आर की पावर 4 आर इक्विवेलेंट टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए आर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसका जो यूनिट है वो ओम, और इसका हम निकाल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम मीटर क्यूब तो पावर 5, और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज जो समझने की है, 8 ईटा एल, इसका यूनिट तो हमें पता है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 ईटा एल, और ये आपका पाई आर की पावर 4 इक्वल टू आर। तो इसकी ऐसा यूनिट ओम नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर क्यूब, यानी मीटर की पावर 5, मीटर की पावर 5। कैसे भैया, पास्कल है, ये प्रेशर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब, और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं, इस आर का हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बढ़िया सवाल बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो न्यूटन के लिए क्या होता है, न्यूटन के लिए होता है MLT-2, और यहाँ सेकंड है तो T, और डिवाइडेड बाई मीटर यानी L की पावर 5। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये L की पावर यहाँ पे क्या बन जाएगा, -4, और ये -1। सो फाइनली हमारे पास ये आया L की पावर -4 और T की पावर -1। ठीक है, आप नोट करिए। ठीक है, ये वाला पार्ट देख लेना, थोड़ा सा न्यूनेस है इसमें। एक तो यूनिट को लेके, यूनिट हमने यहाँ से निकाली, न्यूटन इंटू सेकेंड है, डैश का मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन से न्यूटन डैश पर मीटर क्यूब, और डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहीं से निकाल लिया ML की पावर -4। ये ध्यान रखना, आर रेजिस्टेंस कौन सा वाला है, विस्कस रेजिस्टेंस, विस्कस रेजिस्टेंस, विस्कस रेजिस्टेंस। ठीक है, आप नोट कर लें, टाइम खत्म हो रहा है, हम फिर कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में।